अस्सलामुअलैकुम बेटे, उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। वेलकम टू englishwithsarazeem.com। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपनी T20 वन शॉट सीरीज चला रहे हैं, सीरीज पे काम कर रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं उसका एपिसोड 12 यानी कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस। ट्रांजिशनल डिवाइसेस में हम तीन चीजों को ट्रांजिशनल डिवाइसेस के तौर पर पढ़ने वाले हैं, जिसमें नंबर 1 हमारे पास कंजंक्टिव एडवर्ब्स हैं, नंबर 2 पे हमारे पास कंजंक्शंस हैं और नंबर 3 पर हमारे पास पंक्चुएशंस हैं जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस के तौर पर यूज की जाती हैं। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं कि बेटे आपको कोई भी पीडीएफ नोट्स की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है। आप फुल फोकस के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ आप अपने लेक्चर को सुने, लेक्चर को देखें। अगर आपके पास बुक है तो आपको कोई भी नोट करने की, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने लेक्चर्स को बिल्कुल बुक के साथ अलाइंड किया है। यानी कि जिस तरह चीजें किताब में लिखी हुई हैं, जिस तरह बुक में मैंने चीजों को अरेंज किया है, मैंने अपने लेक्चर को भी उसी तरह से ही अरेंज किया है। तो आपने क्या करना है, अपना टाइम बचाने के लिए, अपना वक्त बचाने के लिए, अपनी स्ट्रगल हार्डवर्क बचाने के लिए, अपना एनर्जी बचाने के लिए आपने फौरन से मेरी इंग्लिश की बुक को ऑर्डर कर लेना है। 1-2 दिन में आपको ऑनलाइन पहुंच जाएगी, आपके डोर स्टेप पर आपको होम डिलीवर की जाती है। आपने अपना वक्त और एनर्जी बचाना है ताकि थोड़े टाइम में हम ज्यादा काम कर सके। तो आपको बिल्कुल भी कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है। इस लेक्चर में वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आप सब बच्चों को पहले से आता है, और इस टॉपिक का नाम क्या है हमारे पास, ट्रांजिशनल डिवाइसेस। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि आप बच्चों को पहले से आता है, उसकी रीजन ये है, पहले आप इन 4 क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, हम इनको डिस्कस करेंगे, मैं फिर आपको ये बात मेरी समझ में आएगी कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि हम वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में जो आपको पहले से आता है। जब आपको आता है तो फिर हमें पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको आता है इसके बावजूद भी हम इस टॉपिक को एक दफा क्या करेंगे, गो थ्रू करेंगे। बड़ा मजे का है, बड़ी मजे की चीजें आपको सीखने को मिलने वाली हैं। तो ये 4 क्वेश्चंस, 4 एमसीक्यूज आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप इनको जल्दी से क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अब ऐसा सोल्व करना है आपने कि यहां पर आपने अपनी स्क्रीन को, अपनी वीडियो को पॉज कर लेना है और चारों सेंटेंसेस को, चारों एमसीक्यूज को आपने क्या करना है, सोल्व करना है। उसके बाद फिर आपने आगे फर्दर वीडियो देखनी है। तो यहां पर इसको पॉज करेंगे और पहले चारों एमसीक्यूज को अपने पास सोल्व करेंगे, उसके बाद फिर आपने बाकी लेक्चर को सुनना है। मैं दरमियान में रुक नहीं रहा, आपने वीडियो को पॉज करके क्या करना है, इन चारों एमसीक्यूज को सोल्व करना है। तो आपने चारों एमसीक्यूज को सोल्व कर लिया होगा और आप जरा 1 बाय 1 करके देखिएगा फर्स्ट एमसीक्यू को। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, द टीम वॉन द मैच। और अभी आपने चारों को सोल्व किया ना, तो मुझे 100% यकीन है आप सब बेटों और बेटियों पे कि आपने चारों सेंटेंसेस को बिल्कुल ठीक सोल्व किया होगा, गलती नहीं की होगी। ठीक है, आप जरा देखिएगा सेंटेंस 1 यानी कि क्वेश्चन 1 देखिएगा। द टीम वॉन द मैच डैश दे ब्रोक द स्कूल रिकॉर्ड। टीम ने मैच जीता है, डैश दे ब्रोक द स्कूल रिकॉर्ड, और उन्होंने स्कूल का रिकॉर्ड भी क्या किया है, तोड़ा है। तो अभी अगर फर्ज करें मैं सिमिलरली लिखता हूं, तो सिमिलरली का मतलब तो होता है इसकी तरह। अब ऐसा तो मैं यहां पे लिख नहीं सकता द टीम वॉन द मैच सिमिलरली दे ब्रोक द स्कूल रिकॉर्ड, तो सेंटेंस बनता नहीं है। सेंटेंस का फ्लो खराब होता है, सेंटेंस की ट्रांजिशन खराब होती है, लिंक खराब होता है, कनेक्शन खराब होता है। इसी तरह अभी बीटा ऑप्शन देखिएगा, बीटा ऑप्शन में है नेवरदीलेस। नेवरदीलेस का मतलब हमारे पास क्या होता है, ताहम। ठीक है, अब यहां पर नेवरदीलेस की मीनिंग भी हमारे पास यहां पर सेंटेंस को ठीक नहीं करती है, बल्कि जो वर्ड हमें यहां पर हमारे सेंटेंस की ट्रांजिशन को कंप्लीट करता है, हमारे दोनों सेंटेंसेस के लिंक को स्ट्रॉन्ग करता है, फ्लो को इजी करता है, स्मूथ करता है, वो वर्ड हमारे पास क्या है, फर्दर मोर। ये सेंटेंस हमारे पास किस तरह चलेगा, ये सेंटेंस बेटे हमारे पास चलेगा कि द टीम वॉन द मैच फर्दर मोर दे ब्रोक द स्कूल रिकॉर्ड। उन्होंने मजीद क्या किया है, उन्होंने स्कूल का रिकॉर्ड भी क्या किया है, तोड़ा है। अब उसके बाद सेकंड सेंटेंस, सेकंड एमसीक्यू देखिएगा, शी स्टडीड हार्ड, उसने बड़ी मेहनत की, बड़ी मेहनत से पढ़ाई की,
डैश शी पास द एग्जाम विद डिस्टिंक्शन। तो अभी अगर मैं बोलूं हाउ एवर, तो हाउ एवर का मतलब भी हमारे पास क्या होता है, जैसे हमने अभी बोल रहे थे नेवरदिलेस, ताहम। यहाँ पर अगर मैं हाउ एवर लिखता हूं तो सेंटेंस का फ्लो बनता नहीं है। इसी तरह फॉर इंस्टेंस का मतलब हमारे पास क्या होता है, फॉर इंस्टेंस का मतलब तो हमारे पास होता है फॉर एग्जाम्पल। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर किसी भी सूरत में फिट नहीं बैठता है। हाँ, आपके पास चार्ली ऑप्शन है, कॉन्सिक्वेंटली। कॉन्सिक्वेंटली का मतलब बेटे आपके पास क्या होता है, एज अ रिजल्ट। आप क्या कर रहे हैं, आप एक्शन बता रहे हैं और उसका रिजल्ट बता रहे हैं। आप कह रहे हैं शी स्टडीड हार्ड, उसने बड़ी मेहनत की और उसका रिजल्ट क्या आ गया, कॉन्सिक्वेंटली क्या हुआ कि शी पास द एग्जाम विद डिस्टिंक्शन, कि उसने बड़ी अच्छी पोजीशन के साथ, बड़े अच्छे नंबर के साथ अपना एग्जाम पास किया। तो यहां पर जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, कॉन्सिक्वेंटली आएगा। और मुझे पूरा यकीन है, मुझे 100% यकीन है कि आप में से हर बच्चे ने इन सारे सेंटेंसेस को, क्या सारे क्वेश्चन को क्या किया होगा, ठीक किया होगा। उसकी रीजन ये है कि ये क्वेश्चन जो है ये हम चलते हमारे लॉजिक के ऊपर, हमारे इंटेलिजेंस के ऊपर, हमारे एप्टीट्यूड के ऊपर, हमारी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। तो मैं ये सोच नहीं सकता कि एमडी कैट के स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग इतनी खराब हो सकती है कि वो इन सेंटेंसेस में आने वाले वर्ड्स को अच्छे तरीके से नहीं समझ सकता। उसके बाद सेंटेंस 3 देखिएगा, थर्ड सेंटेंस देखिएगा, थर्ड एमसीक्यू देखिएगा, पिक आउट द सेंटेंस विद एप्रोप्रिएट यूज ऑफ ट्रांजिशनल डिवाइस। अब यहां पर हमें 4 सेंटेंसेस बनाकर दिए गए और हमें कहा गया कि ट्रांजिशनल डिवाइस देखिएगा कहां पर यूज की गई है सही से। तो अल्फा है शी लाइक्स टू रीड बुक्स, वो किताबें पढ़ना पसंद करती है, बट वॉच मूवी, लेकिन मूवीज देखती है। तो यहां पर बट जो है वो हमारे इस ट्रांजिशन को, इस फ्लो को मुकम्मल नहीं करता, क्योंकि बट किसके लिए यूज होता है, बट हमारे पास बेटे यूज होता है कंट्रास्ट के लिए। ठीक है, जब हम दो चीजों का कंट्रास्ट बता रहे होते हैं तब हमारे पास क्या यूज होता है, बट यूज होता है। इसी तरह शी इज अ टैलेंटेड म्यूजिशियन, लाइकवाइज अ गिफ्टेड पेंटर। लाइकवाइज का मतलब होता है इसी तरह। अब यहां पर हमें इसी तरह नहीं लिखना चाहिए था, यहां पर जो फ्लो बनाने के लिए, ट्रांजिशन को कंप्लीट करने के लिए वर्ड होना चाहिए था, वो क्या होना चाहिए था, एंड। लाइकवाइज का तो मतलब होता है कि किसी एक चीज की तरह दूसरी चीज होना। अभी यहां पर क्या है कि शी इज अ टैलेंटेड म्यूजिशियन, वो एक टैलेंटेड म्यूजिशियन है, एंड अ गिफ्टेड पेंटर, और एक गिफ्टेड पेंटर है। तो आप उसको लाइक वाइज के साथ नहीं लिख सकते। लाइक वाइज हम तब लिखते हैं जब हम दो एक जैसी चीजों के बारे में बताते हैं। उसके बाद डेल्टा ऑप्शन देखिएगा, सेकंड गैदर योर मटेरियल, फर्स्ट बिगिन योर प्रोजेक्ट। अभी देखें, फर्स्ट बाद में आ गया और सेकंड पहले आ गया, जबकि अरेंजमेंट क्या होती है, फर्स्ट पहले आना चाहिए क्योंकि फर्स्ट का मतलब ही फर्स्ट है, और सेकंड कहां पर होना चाहिए, बाद में होना चाहिए। तो यहां पर अरेंजमेंट गलत लिखी गई है, जिसकी वजह से हमारे सेंटेंस का ट्रांजिशन, हमारे सेंटेंस का फ्लो, हमारे सेंटेंस का कनेक्शन अच्छा नहीं है। अब जरा चार्ली ऑप्शन देखिएगा जो आपका करेक्ट ऑप्शन है। शी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, वो ना सिर्फ इंटेलिजेंट है बट आल्सो वेरी काइंड। और ये नॉट ओनली बट आल्सो आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में पढ़ के भी आए हैं, जहां पर हमने आइदर और पढ़ा, नाइदर नोर पढ़ा, नॉट ओनली बट आल्सो पढ़ा। तो आप देख रहे हैं जहां पर नॉट ओनली आता है तो नॉट ओनली के साथ क्या आता है, बट आल्सो आता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा है, यहां पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। उसके बाद फोर्थ एमसीक्यू है आपके पास, इट रेन्ड ऑल नाइट, सारी रात बारिश हुई, डैश द रोड्स वर फ्लडेड इन द मॉर्निंग। अब यहां पर भी वही है कि आप एक्शन बता रहे हैं और एक्शन का क्या बता रहे हैं, रिजल्ट बता रहे हैं। तो कहता सारी रात बारिश हुई जिसके नतीजे में सड़कों पर क्या हुआ, पानी खड़ा हो गया। अब यहां पर देखिएगा सिमिलरली का तो मतलब होता है एक सा, इक्वल, लाइकवाइज। उसके बाद इंस्टेड का मतलब होता है किसी चीज की बजाय, किसकी बजाय ये हो गया, उसकी बजाय वो हो गया। यहां पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, एज अ रिजल्ट। एज अ रिजल्ट का मतलब हमारे पास, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, और सेकंड सेंटेंस में हमारा करेक्ट ऑप्शन भी था कॉन्सिक्वेंटली। कॉन्सिक्वेंटली मतलब इसके नतीजे में, एज अ रिजल्ट। तो यहां पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, कॉन्सिक्वेंटली आएगा। देखिए बेटे, ये जो चारों एमसीक्यूज है ना आपके पास, ये बेसिकली आपके पास एमडी कैट 2025 के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं देखिएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास जेएमयू का है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपके पास केएमयू का है। थर्ड क्वेश्चन आपके पास बीयूएमएचएस यानी बलूचिस्तान का है।
और फोर्थ एमसीक्यू आपके पास बेटे किसका है, यूएचएस का है। अब भी 2025 में जो पाकिस्तान में एमडी कैट हुआ उसमें ये 4 क्वेश्चंस आपके पास आए हैं ट्रांजिशनल डिवाइसेस के, और इनका डिफिकल्टी लेवल आप देख सकते हैं। आसान तरीन क्वेश्चन होता है, आसान तरीन एमसीक्यू होता है, आसान तरीन ऑप्शंस होती हैं। जस्ट आपने थोड़ा सा फोकस करना है, थोड़ा सा चीजों को देखना है, थोड़ा सा दो चीजों की सेंटेंस की ट्रांसलेशन को समझना है, और आपका क्या होगा, सेंटेंस का आपका कभी भी आप इसमें गलती नहीं करने वाले। मैं इस बात की यकीन दहानी कराता हूं, आई गारंटी के हो ही नहीं सकता कि जिस बच्चे का दिमाग थोड़ा सा भी काम करता है ना, जिसमें थोड़ी सी भी आईक्यू लेवल अच्छा है, वो कभी भी ट्रांजिशनल डिवाइसेस का क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता। ठीक है, अब जरा बात देखिएगा कि हम ट्रांजिशनल डिवाइसेस बोलते किसको हैं। देखिए आपके पास यहां पर जितने भी एमसीक्यू लिखे हुए हैं ना, आप यहां पे देख रहे होंगे कि आपके पास दो क्या किए हुए हैं, आपके पास दो सेंटेंसेस हैं। जैसे यहां पर आपके पास 2 सेंटेंसेस कौन से हैं, द टीम वन द मैच, और सेकंड सेंटेंस आपके पास, सेकंड क्लॉज आपके पास कौन सा है बेटे, दे ब्रोक द स्कूल रिकॉर्ड। इसी तरह यहां पर आपके पास क्या है, शी स्टडीड हार्ड, और यहां पर आपके पास क्या है, शी पास द एग्जाम। और यहां पर भी आप देख रहे हैं कि हर ऑप्शन में आपके पास 2 सेंटेंसेस हैं। यहां पर भी फोर्थ क्वेश्चन में भी आप देखेंगे इट रेन्ड ऑल नाइट, और उसके साथ सेकंड सेंटेंस आपके पास कौन सा है, द रोड्स वर फ्लडेड इन द मॉर्निंग। तो ट्रांजिशनल डिवाइसेस असल में हैं क्या, ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं कि जब आप बेटे क्या करेंगे, जब आप किसी 2 सेंटेंसेस के दरमियान फ्लो पैदा करना चाहते हैं, जब आप 2 सेंटेंसेस के दरमियान कनेक्शन पैदा करना चाहते हैं, जब आप 2 सेंटेंसेस के दरमियान लिंक बनाना चाहते हैं, आप 2 सेंटेंसेस की ट्रांजिशन को, उनके जुड़ने को स्मूथ बनाना चाहते हैं, तो जो वर्ड्स आप यूज करते हैं आप उनको बेटे क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल डिवाइसेस बोलते हैं। तो ट्रांजिशनल डिवाइसेस टेक्निकली वो वर्ड्स होते हैं जो हमारे पास 2 सेंटेंसेस को लिंक करने में, 2 सेंटेंसेस को स्मूथली कनेक्ट करने में, और 2 सेंटेंसेस को जोड़ने की ट्रांजिशन को अच्छे तरीके से लिंक करने में हमें हेल्प करते हैं। हम उनको बेटे क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल डिवाइसेस बोलते हैं। अब देखिए आपके पीएमडीसी के सिलेबस में है कि यूज इन स्पीच एंड राइटिंग ऑल द एप्रोप्रिएट ट्रांजिशनल डिवाइसेस। क्या वर्ड लिखा हुआ है यहां पे, ऑल द एप्रोप्रिएट ट्रांजिशनल डिवाइसेस। अभी हम क्या बोल रहे हैं कि जब आपने 2 सेंटेंसेस को कंबाइन करना है तो लाजमी तौर पर आपको कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए जो 2 सेंटेंसेस के कनेक्शन को, 2 सेंटेंसेस के लिंक को क्या करेगा, स्मूथ बनाएगा। 2 सेंटेंसेस के लिंक को, 2 सेंटेंसेस के जोड़ने के फ्लो को क्या बनाएगा, स्मूथ बनाएगा, अच्छे से जोड़ेगा, अच्छे से कनेक्ट करेगा, इस ट्रांजिशन को कंप्लीट करेगा। अच्छा, अब जो भी चीज यहां पर यूज की जाएगी ना 2 सेंटेंसेस को लिंक करने के लिए, हम उनको बेटे क्या बोलेंगे, ट्रांजिशनल डिवाइसेस बोलेंगे। और याद रखिएगा कि इंग्लिश में हमारे पास 3 ट्रांजिशनल डिवाइसेस होती हैं। फर्स्ट ट्रांजिशनल डिवाइसेस है हमारे पास, डिवाइस है कंजंक्टिव एडवर्ब्स, सेकंड हमारे पास है कंजंक्शन, और थर्ड है हमारे पास पंक्चुएशन। पंक्चुएशंस भी सेंटेंस में ट्रांजिशनल एलिमेंट्स, ट्रांजिशनल डिवाइस के तौर पर यूज होती है। कौन कौन सी यूज होती है, कैसे कैसे यूज होती है, वो तो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक के लिए आप ये बात याद रखेंगे कि कोई भी ऐसी चीज, वो कंजंक्टिव एडवर्ब हो सकता है, वो कंजंक्शन हो सकती है, वो पंक्चुएशन हो सकता है। इन तीनों में से कोई भी ऐसी चीज जो 2 सेंटेंसेस को कंबाइन करने में हमें हेल्प करती है, उसकी ट्रांजिशन को स्मूथ बनाती है, उसके फ्लो को स्मूथ बनाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल डिवाइसेस बोलते हैं। इज दैट क्लियर। अब देखें ये जो कंजंक्टिव एडवर्ब्स होते हैं ना, ये हमारे पास किस तरह के वर्ड्स होते हैं, ये जो आपको सारे के सारे पेपर में दिए हुए हैं। जैसे आपके पास हाउएवर का वर्ड है, जैसे आपके पास देयरफॉर का वर्ड है, ठीक है, जैसे आपके पास कॉन्सिक्वेंटली का वर्ड है। अभी हम इनको 1 बाय 1 करके पढ़ने भी वाले हैं और ये भी देखने वाले हैं कि किस तरह के होते हैं। अभी आपको मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं कि यार इस तरह के होते हैं। कंजंक्शन आप जानते हैं, आपके पास 3 तरह की कंजंक्शन होती है। आपके पास एंड, बट और येट कंजंक्शन है, आपके पास इफ,
आपके पास सेंस दो कंजंक्शन है, फिर आपके पास पेयर फॉर्म में यूज होने वाली कंजंक्शंस हैं जो आप पढ़कर भी आए हैं, जैसे आपके पास आइदर और है, जैसे आपके पास नाइदर नोर है, या जैसे आपके क्वेश्चन में यूज किया गया नॉट ओनली बट आल्सो। अब ये नॉट ओनली बट आल्सो टेक्निकली क्या है? नॉट ओनली बट आल्सो कंजंक्शन है जिसको हम सेंटेंस में क्या यूज करते हैं? ट्रांजिशनल डिवाइस के तौर पर यूज करते हैं। तो अभी हम कंजंक्शन की सारी काइंड्स को भी देखेंगे। उसके बाद पंक्चुएशन में हमारे पास सेमी कोलोन इंडिपेंडेंटली यूज होता है दो सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए। फिर जब हम कंजंक्शन लिखते हैं तो या तो हम उसके साथ कॉमा लिखते हैं, और अगर हम कंजंक्टिव एडवर्ब लिखते हैं तो कंजंक्टिव एडवर्ब से पहले हमने क्या लिखना होता है? सेमीकोलन लिखना होता है, और बाद में क्या लिखना होता है? कॉमा लिखना होता है। तो पंक्चुएशन याद रखिएगा, जब आप कंजंक्टिव एडवर्ब लिख रहे हैं तो आपने उसके साथ पंक्चुएशन लिखनी है। आप पंक्चुएशन के बगैर कोई भी कंजंक्टिव एडवर्ब कंप्लीट नहीं कर सकते। इसी तरह जब आपने कंजंक्शंस लिखनी है तो कंजंक्शंस के लिए भी आपको क्या चाहिए? पंक्चुएशन चाहिए। आप पंक्चुएशन के बगैर अपने कंजंक्शंस को के साथ भी सेंटेंस को कंबाइन नहीं कर सकते। और सेमीकोलन तो इंडिपेंडेंटली भी यूज होता है हमारे पास। तो आप ये कह सकते हैं कि पंक्चुएशन ना सिर्फ खुद ट्रांजिशन डिवाइस के तौर पर सामने आती है, बल्कि पंक्चुएशन क्या करती है? कंजंक्टिव एडवर्ब और कंजंक्शंस को हेल्प करती है ट्रांजिशनल डिवाइस के तौर पर फंक्शन करने के लिए। तो तीन चीजें हमारे पास बेटे, कंजंक्टिव एडवर्ब्स हैं, कंजंक्शंस हैं, और हमारे पास क्या है? पंक्चुएशन है। तो वन बाय वन करके हम इनको पढ़ते जाएंगे। आसान तरीन चीजें हैं, कोई मुश्किल तरीन चीज नहीं है। हर वो चीज है जो आप पहले से जानते हैं, पहले से समझते हैं। आपने यहां पर ट्रांसलेशन पर, यहां पर आपने अंडरस्टैंडिंग पर, आपने यहां पर उनके यूज पर गौर करना है कि कौन सा वर्ड किस सिचुएशन के लिए यूज होता है। आपको सिर्फ सिचुएशन समझनी है, कोई चीजें मुश्किल नहीं है ट्रांजिशनल डिवाइसेस के लिए। आप जरा देखिएगा, कंजंक्टिव एडवर्ब में जो पहली तरह की डिवाइस आपके पास होती है वो आपके पास है जो वर्ड्स हैं जो क्या करने के लिए यूज होते हैं? एडिशन के लिए। जैसे आपके पास फर्दर मोर का वर्ड है, इन एडिशन का वर्ड है, मोर ओवर का वर्ड है, या बिसाइड्स का वर्ड है। अब ये चारों वर्ड्स की ट्रांसलेशन को आप अच्छे से जानते हैं कि जब आपने एक बात के साथ दूसरी बात जोड़नी होती है, आपने मजीद कहना होता है, आपने कहना होता है कि इसके साथ ऐसा है, मजीद ऐसा है, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? हम उसके लिए यहाँ फर्दर मोर यूज करेंगे, या इन एडिशन यूज करेंगे, या मोर ओवर यूज करेंगे, या बिसाइड यूज करेंगे। और जब आप कंजंक्टिव एडवर्ब्स यूज कर रहे हैं ना, तो आपने याद रखना है, जब आप कंजंक्टिव एडवर्ब्स को दो सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए यूज कर रहे हैं तो पंक्चुएशन साथ कैसे हेल्प करता है? कि पंक्चुएशन आपके पास जब तक आप अपने कंजंक्टिव एडवर्ब से पहले सेमीकोलन नहीं लिखेंगे और बाद में कॉमा नहीं लिखेंगे, जब वो दो सेंटेंसेस को कंबाइन कर रहा होगा। वैसे अभी हमने पंक्चुएशन पढ़ना है तो आप देखेंगे कि पंक्चुएशन में हमने क्या किया है, हमने इसके बाकायदा तौर पर रूल्स पढ़ने हैं सेमीकोलन के, कॉमा के, कोलन के, जहां पर ये दो सेंटेंसेस को, दो आइडियाज को, लिस्ट को जोड़ते हैं तो वहां पर और ज्यादा बातें आपको क्या हो जाएंगी? पक्की हो जाएंगी, आपके ज़हन में बैठ जाएंगी। तो कंजंक्टिव एडवर्ब कोई भी होगा ना, आपने याद रखना है जब वो दो सेंटेंसेस को कंबाइन कर रहा होगा, इसका मतलब आपने उससे पहले सेंटेंस में हमेशा क्या लिखना है? सेमीकोलन, और बाद में क्या लिखना है? कॉमा लिखना है। तो यहां पर हमारे पास है फर्दर मोर, इन एडिशन, मोर ओवर, बिसाइड्स। जैसे आपके पास सेंटेंस है शी प्रिपेयर्ड थॉरोली फॉर द एग्जाम, शी प्रैक्टिस्ड पास पेपर डेली। वो एग्जाम के लिए तैयारी भी कर रही है मुकम्मल, और वो पास पेपर की प्रैक्टिस भी कर रही है, और आप लोगों को भी इसी तरह ही करना चाहिए। और आप देखें, एक बात के साथ दूसरी बात जोड़ रहे हैं तो हम उसके लिए क्या यूज कर रहे हैं? मोर ओवर, के मजीद इस काम के साथ वो ये काम करती है। और पंक्चुएशन को देखते जाइएगा, यहां पर पहले सेमीकोलन और बाद में क्या है? कॉमा। बिल्कुल यहां पे द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड ऑन टाइम, इट मेट ऑल क्वालिटी स्टैंडर्ड। और फर्दर मोर क्या हुआ है कि वो तमाम क्वालिटी स्टैंडर्ड को क्या करता है? मीट करता है। और पंक्चुएशन आप देख रहे हैं, पहले आपके पास क्या आ गया? सेमीकोलन, और बाद में आपके पास बेटे क्या आ गया? कॉमा आ गया। तो जब भी आपने एडिशन बताना है तो एडिशन के लिए आपके पास कंजंक्टिव एडवर्ब्स कौन से होते हैं? फर्दर मोर है, इन एडिशन है, मोर ओवर है, और क्या है? बिसाइड्स है। इनकी ट्रांसलेशन पर आपने गौर करते रहना है। सेकंड आपके पास है कंट्रास्ट, जो कंट्रास्ट बताते हैं। यहां प्लस के साथ माइनस को जोड़ेंगे, माइनस के साथ प्लस को जोड़ेंगे, इसको हम बोलते हैं कंट्रास्ट करना, ठीक है। और कंट्रास्ट के लिए हमारे पास कंजंक्टिव एडवर्ब्स कौन से हैं? हाउएवर है, ऑन दी अदर हैंड है, नॉनदीलेस है,
नेवरदलेस है, स्टिल है या कन्वर्सली है। ये सारे वर्ड्स आपके पास किसके लिए यूज होते हैं? कंजंक्टिव एडवर्ब्स में कंट्रास्ट के लिए। और बात फिर वही है, पंक्चुएशन कैसे यूज होंगे? इनसे पहले सेमीकोलन आएगा और बाद में क्या आएगा? कॉमा। आप जैसे देखिएगा, शी स्टडीड वेरी हार्ड, उसने बड़ी मेहनत की। शी डिड नॉट पास द एग्जाम। अब अगर उसने मेहनत किया तो उसको एग्जाम पास करना चाहिए। अब उसने मेहनत कर ली, प्लस हो गया, लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो एग्जाम पास ना कर सकी, तो अब ये क्या हो गया? नेगेटिव। अब कंट्रास्ट आ गया ना, तो कंट्रास्ट के लिए हम बेटे इनमें से कोई भी एक वर्ड यूज कर सकते हैं। हम however, on the other hand, nonetheless, nevertheless, still या conversely का वर्ड यूज यहां पे कंजंक्टिव एडवर्ब कर सकते हैं। इसी तरह द होटल वाज एक्सपेंसिव, होटल एक्सपेंसिव था। इट ऑफर्ड एक्सीलेंट सर्विसेज, लेकिन इसके साथ साथ ही क्या है कि वो बड़ी अच्छी क्या करता है? सर्विस क्या करता है? ऑफर करता है। ठीक है, द होटल वाज एक्सपेंसिव। अच्छा, वैसे यहां पर ना इट ऑफर्ड एक्सीलेंट सर्विस, इसको ये देख लीजिएगा कि इट डिड नॉट ऑफर। आप ना इसको जरा यहां पे ऐसे नेगेटिव कर लीजिएगा, ये गलती से है, टाइपो आप कह सकते हैं, एग्जांपल नहीं सूट करती। हमें चूंकि प्लस के बाद माइनस चाहिए, एक्सपेंसिव होने के बावजूद उसकी सर्विस अच्छी नहीं है, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे? ऑन दी अदर हैंड, यानी कि कंट्रास्ट बनाएंगे। अगर आप कहेंगे इट ऑफर्ड एक्सीलेंट सर्विसेज, तो वो कंट्रास्ट बनता नहीं है, तो ये टाइपो है, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। एग्जाम्पल इसमें टाइप ठीक से नहीं की हुई, एग्जाम्पल सही से लिखी नहीं हुई, तो यहां पर इट ऑफर्ड एक्सीलेंट सर्विसेज नहीं होगा, क्या होगा? इट डिड नॉट ऑफर एक्सीलेंट सर्विसेज। उसके बाद हमारे पास है कॉज एंड इफेक्ट। जब आप कॉज एंड इफेक्ट बताते हैं तो हमारे पास है देयरफॉर, एज अ रिजल्ट, दस, कॉन्सिक्वेंटली, हेंस या अकॉर्डिंगली। जैसे हमारे पास है द रोड वॉज ब्लॉक्ड, सड़क ब्लॉक थी। वी टुक अ डिफरेंट राउट, इसलिए हमने क्या किया? देयरफॉर, इसलिए हमने क्या किया? सड़क ब्लॉक होने की वजह से हमने मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार किया। इसी तरह शी मिस द बस, उसने बस मिस कर दी। एज अ रिजल्ट शी अराइव्ड लेट, और उसके बस मिस करने की वजह से का रिजल्ट क्या हुआ? नतीजा क्या निकला? कि शी अराइव्ड लेट एट स्कूल। और मैं आपको बार बार याद करवा रहा हूं कि पंक्चुएशन को देखते जाइएगा। जितने भी कंजंक्टिव एडवर्ब्स होंगे, जब दो सेंटेंसेस को कंबाइन कर रहे होंगे, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कंबाइन कर रहे होंगे, तो आप देखेंगे आपने इनसे पहले सेमीकोलन लिखना और इसके बाद क्या लिखना है? कॉमा लिखना है। उसके बाद फोर्थ आपके पास सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर, जैसे सीक्वेंस और ऑर्डर, जैसे अभी आपके पास पेपर में क्वेश्चन था ना, पेपर में क्वेश्चन में क्या किया गया कि पहले सेकंड वाले सेंटेंस को लिख दिया गया और उसके बाद फर्स्ट वाले को लिखा गया। जबकि हमारे पास सीक्वेंस कैसे बनता है कि हम पहले फर्स्ट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? सेकंड लिखेंगे। तो यहां पर जो हमारे पास वर्ड यूज होते हैं वो हमारे पास फर्स्ट है, नेक्स्ट है, देन है, फाइनली है, आफ्टर वर्ड है, सब्सिक्वेंटली है या मीन वाइल है। ये सारे के सारे वर्ड हमारे पास सीक्वेंस या ऑर्डर बताने के लिए यूज होते हैं। जैसे आपके पास है फर्स्ट वॉश योर हैंड, पहले अपने हाथ धो लो। नेक्स्ट प्रिपेयर ऑल द इंग्रेडिएंट्स, फिर सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार करना। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं यूं लिख दूं, नेक्स्ट प्रिपेयर ऑल द इंग्रेडिएंट, फर्स्ट वॉश योर हैंड, तो वो सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाता है, जिस तरह आपने देखा 2025 के पेपर में क्वेश्चन आपको दिया गया है। इसी तरह ही फिनिश्ड हिज होमवर्क, उसने अपना होमवर्क खत्म किया। देन ही वेंट आउट टू प्ले, वो कब खेलने गया? जब उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया। उसके बाद द टीचर एक्सप्लेन्ड द लेसन, टीचर ने एक लेक्चर एक्सप्लेन किया। आफ्टरवर्ड, उसके बाद शी गेव अ शॉर्ट क्विज, उसने एक छोटा सा क्विज दे दिया। तो यहां पर आप क्या कर रहे होते हैं? जो दो सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं, उन दो सेंटेंसेस में से एक एक्शन पहले हुआ होता है, एक बाद में हुआ होता है। तो आप उनके फ्लो को स्मूथ बनाते हैं। आप ये बताते हैं कि पहले ये काम हुआ, बाद में ये काम हुआ। जैसे हम बोलते हैं फर्स्ट, जैसे अभी हमने नेक्स्ट बोला, हमने देन बोला, हमने आफ्टरवर्ड बोला। इसी तरह आप सब्सिक्वेंटली भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है? एग्जाम्पल और एम्फेसिस। जब हम एग्जाम्पल या एम्फेसिस के लिए कोई वर्ड यूज करते हैं, कंजंक्टिव एडवर्ब यूज करते हैं, जैसे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, इन फैक्ट, इंडीड, अबव ऑल या सर्टनली। अब ये जितने वर्ड्स हैं ना, बिलीव मी, ये सारे के सारे वर्ड्स आपको बड़े अच्छे तरीके से आते हैं। इन सारे के सारे वर्ड्स की ट्रांसलेशन आप बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है? अपनी दिमाग की आपकी खिड़कियां खुली रखनी है। जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे, आपने क्वेश्चन गौर से पढ़ लिया, आपने क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया, तो ये क्वेश्चन में गलती आप कर सकते ही नहीं है किसी सूरत भी। अब देखिएगा, मैनी फ्रूट्स आर रिच इन विटामिन, जैसे कि
ऑरेंज आर हाई इन विटामिन सी। तो पहले एक बात कही जा रही है और बाद में उसकी एग्जांपल दी जा रही है। तो एग्जांपल के लिए हम क्या यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल यूज करेंगे, आप फॉर इंस्टेंस यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद सेवरल स्पोर्ट्स इंप्रूव फिटनेस, बहुत से जो स्पोर्ट्स हैं वो फिटनेस को क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं। फॉर इंस्टेंस स्विमिंग स्ट्रेंथन्स द होल बॉडी, स्विमिंग क्या करती है, पूरे के पूरे जिस्म को क्या करती है, स्ट्रेंथ करती है, स्ट्रेंथन करती है। तो यहां पर हमारे पास एग्जांपल बताने के लिए क्या यूज हुआ है, फॉर इंस्टेंस। इसी तरह ही इज एन एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, वो एक शदीद हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, वो बड़ी सख्त मेहनत करने वाला बच्चा है। उसके बाद ही स्टडीज मोर देन 10 आवर्स अ डे, और हकीकत बात यह है कि वो हकीकत में एक दिन में कितने घंटे पढ़ता है, 10 घंटे पढ़ता है। अब 10 घंटे की बात हो ही गई है तो मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी आपके पास जो एमडी कैट 2020 आपके पास क्या है, एमडी कैट 2026 बाद पल्ले बांध ले। जो बच्चा इस एमडी कैट 2026 में 14-15 घंटे अपनी स्टडी नहीं करेगा वो बहुत पीछे रह जाएगा। 14-15 घंटे नहीं पढ़ना तो एमडी कैट 2026 आपके लिए नहीं है। बहरहाल वापस आते हैं टॉपिक पे, और छठी तरह का, 6 तरह का कंजंक्टिव एडवर्ब हमारे पास क्या है, जिसमें हम कंक्लूजन और समरी बताते हैं। जैसे हम बोलते हैं इन कंक्लूजन, ओवरऑल, टू सम अप। जैसे हम बोलते हैं यार नतीजतन ऐसा है, आखिरकार बात ये है, नताइज ये निकल आया, फाइनली आखिरकार, देयरफॉर इसलिए, दस इसलिए। जैसे हम बोलते हैं ओवरऑल द एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड दैट टेम्परेचर अफेक्ट प्लांट्स ग्रोथ। अब यहां पर किसकी बात हो रही है, ओवरऑल, कंक्लूजन। टू सम अप, यहां पे स्टार्ट ही टू सम अप से कर लिया, फाइनली। अब यहां पर आप एक और बात देखिएगा, अभी मैंने आपसे क्या कहा कि जब कंजंक्टिव एडवर्ब आपके सेंटेंस के दरमियान में आते हैं दो सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए, तो आप कंजंक्टिव एडवर्ब से पहले सेमीकोलन लिखते हैं और क्या लिखते हैं, कोमा लिखते हैं। फिर आप ये देख रहे हैं कि कंक्लूजन और समरी वाले जो आपके पास कंजंक्टिव एडवर्ब्स हैं ये सेंटेंस में आपके पास कहां पर आ रहे हैं, स्टार्ट में आ रहे हैं। जब आपका कंजंक्टिव एडवर्ब सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा ना तो आपने उसके फौरन बाद बेटे कोमा लिखना है, फिर आपने उसके बाद उससे पहले कोई सेमीकोलन कोई और कुछ नहीं लिखना। कोई भी कंजंक्टिव, जब कंजंक्टिव एडवर्ब अगर आपके सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया तो आपने उसके बाद क्या लिखना है, कोमा लिखना है। दरमियान में आ गया तो उससे पहले आपने सेमीकोलन लिखना है और कोमा लिखना है। अब ये हो क्या रहा है कि ये ट्रांजिशनल एलिमेंट्स, ट्रांजिशनल डिवाइसेस के साथ साथ आपके पास किसके रूल्स चल रहे हैं, आपके पास पंक्चुएशन के रूल्स भी चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि पंक्चुएशन पूरा साथ देती है ट्रांजिशनल डिवाइसेस में कंजंक्टिव एडवर्ब्स और कंजंक्शंस का। उसके बाद है हमारे पास 7 सिमिलैरिटी, जब हम बताते हैं कि ये एक चीज दूसरी तरह की है, ये एक सिचुएशन दूसरी तरह से है। जैसे हमारे पास वर्ड्स हैं लाइकवाइज, सिमिलरली या इन द सेम वे। अली इंजॉयज प्लेइंग फुटबॉल, लाइकवाइज हिज ब्रदर लव्स द गेम। जिस तरह अली फुटबॉल खेलना पसंद करता है इसी तरह उसका भाई भी क्या करता है, इस गेम से प्यार करता है। द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वाज सक्सेसफुल, पहला एक्सपेरिमेंट क्या था, कामयाब था। सिमिलरली द सेकेंड एक्सपेरिमेंट प्रोड्यूस एक्सीलेंट रिजल्ट्स, इसी तरह दूसरे एक्सपेरिमेंट के भी रिजल्ट्स बड़े शानदार रहे। इसी तरह हम कहते हैं प्लांट्स नीड सनलाइट और इन द सेम वे ह्यूमन नीड्स न्यूट्रिशियस। तो जिस तरह प्लांट्स को किस चीज की जरूरत होती है, सनलाइट की, तो ह्यूमन को किस चीज की जरूरत होती है, न्यूट्रिशियस फूड की जरूरत होती है। तो जब आप बताते हैं कि इसी तरह, इन द सेम वे, सिमिलरली, लाइकवाइज, तो आप कंजंक्टिव एडवर्ब इनको यूज करते हैं। तो टेक्निकली हमने करना क्या होता है कि जो दो आइडियाज हमारे सामने हैं ना, जो दो सेंटेंसेस हमारे सामने हैं, हमने उनको लिंक करना होता है स्मूथली, हमने उनके फ्लो को इजी बनाना होता है, हमने उसकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाना होता है अपने ट्रांजिशनल डिवाइसेस से। उसके बाद देखें, अब आपने याद रखना ये 7 तरह के आपके पास कंजंक्टिव एडवर्ब्स हैं और ये कंजंक्टिव एडवर्ब्स हमारे पास पहली तरह के बेटे क्या है, ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं। उसके बाद सेकंड तरह का जो हमारे पास ट्रांजिशनल डिवाइस है वो हमारे पास क्या है, कंजंक्शन। और हमारे पास कंजंक्शन आपने याद रखना है 3 तरह की होती हैं। पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती हैं, फिर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और फिर हमारे पास क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे पास क्या होती है, जब आपने दो एक जैसी चीजों को कंबाइन करना है तो आप उसके लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करते हैं। दो एक जैसी चीजों को कंबाइन करने का मकसद क्या है, आप नाउन को कंबाइन कर सकते हैं नाउन के साथ, आप प्रोनाउन को कंबाइन कर सकते हैं प्रोनाउन के साथ,
आप वर्ब को कंबाइन करेंगे वर्ब के साथ, मतलब हमें इंग्लिश में जब भी हमने दो चीजों को इकट्ठा करना है ना, तो हमें किसी ना किसी चीज वर्ड की तो जरूरत होती है। तो जब आप दो एक जैसी चीजों को इकट्ठा कर रहे होते हैं तो हमारे पास क्या यूज होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जैसे देखें, अगर मैं दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को इकट्ठा कर रहा हूं ना, तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को इकट्ठा करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करूंगा। लेकिन जब मैंने दो डिफरेंट चीजों को कंबाइन करना है, जैसे मैंने इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज के साथ इकट्ठा करना है, तो मैं उसके लिए बेटे क्या यूज करूंगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करूंगा। और कोरिलेटिव कंजंक्शन हमारे पास क्या होती है, जो कि पेयर फॉर्म में यूज होती है। ठीक है, आप इनमें से बहुत सारे वर्ड्स पढ़कर भी आए हैं। जैसे आपने अभी पढ़ा, आपके पास आइदर और है, आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़कर आए, और आइदर और को हमने, नाइदर नोर को हमने प्रोनाउन में भी पढ़ा, ऐसी था ना हमारे पास। फिर अभी आपने देखा कि आपके पास आप 2025 के पेपर में आपके पास क्वेश्चन क्या था, नॉट ओनली बट आल्सो। तो आपके पास कुछ कंजंक्शंस इस तरह की हैं जो पेयर फॉर्म में पाई जाती हैं। वो लिस्ट भी मैं आपको बता दूंगा, और वो लिस्ट आपने अच्छे तरीके से क्या करनी है, याद करनी है। तो कंजंक्शंस हमारे पास तीन तरह की होती है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, उसके बाद क्या है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, और उसके बाद हमारे पास क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शन। अगर आपके सेंटेंस में दो क्लॉजेज हैं और दोनों क्लॉजेज के साथ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज की गई है, तो आपने फौरन समझ लेना है कि आपकी दोनों क्लॉजेज क्या है, इंडिपेंडेंट है। मैं इस बात पर इतना जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जब हमने सेंटेंस पढ़ना है ना, मैं यहां पर आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जब हमने सेंटेंस पढ़ना है, इस बात को जरा गौर से देखिएगा, जब हमने सेंटेंस पढ़ना है तो हमने सेंटेंस की काइंड्स में एक काइंड्स पढ़नी है, जिसमें हम सिंपल सेंटेंस पढ़ते हैं, कंपाउंड सेंटेंस पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ते हैं और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ते हैं। चार काइंड्स होती हैं हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉजेज। वहां पर हमने ये देखना होता है कि सेंटेंस में कितनी क्लॉजेज और कौन कौन सी हैं। अगर सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगी ना, तो दोनों क्लॉजेज को कंबाइन करने के लिए क्या यूज किया जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इन अदर वर्ड्स, आप इसको अगर रिवर्स इंजीनियरिंग करें या आप इसको दूसरे एंगल से देखें, तो आप कहेंगे कि अगर सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो इसका मतलब क्या है कि सेंटेंस में दोनों क्लॉजेज क्या है, इंडिपेंडेंट है। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है क्या, आप इनको फैन बॉयज के निमोनिक से याद करते हैं, आप सब बच्चों को अच्छे से पता है। एफ से हमारे पास फॉर है, एंड है, नॉर है, बट है, और है, येट है, सो है। फिर आप ये भी जानते हैं कि ये यूज किसके लिए किया जाता है, फॉर यूज किया जाता है रीजन बताने के लिए। जैसे हमारे पास है आई स्टेड एट होम फॉर आई वाज फीलिंग सिक, यहां पर आप फॉर देखेंगे, यहां पर किस सेंस में यूज किया जाएगा, बिकॉज की सेंस में, क्यों के, रीजन बताने के लिए। और यहां पर आप देखेंगे कि कंजंक्शन में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ हमें पंक्चुएशन कैसे हेल्प करता है, कि जब भी आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को कंबाइन करने के लिए यूज करनी है, तो आप यहां पर देख रहे हैं कि आपने इससे पहले बेटे क्या यूज करना है, कॉमा यूज करना है। कंजंक्टिव एडवर्ब में आप पहले सेमीकोलन लिखते थे, बाद में कॉमा लिखते थे, लेकिन आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में बेटे क्या यूज करना है, कॉमा यूज करना है, जब आप दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को कंबाइन करने के लिए यूज करेंगे। एंड आप जानते हैं हम और के लिए यूज करते हैं, एडिशन के लिए, शी कंप्लीटेड हर होमवर्क एंड शी रिवाइज हर नोट्स। ठीक है, अब आपको ये ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि मैं कहूं कि आपको एंड समझ में नहीं आ रहा होगा या आपको नोर समझ में नहीं आ रहा होगा। नोर का मतलब क्या होता है, जब आप कहते हैं दो में से दो ही नहीं, जब आप बोलेंगे कि दो में से एक, होते दोनों ऑप्शन के लिए यूज है। जब दो में से एक की बात होगी तो हम क्या यूज करेंगे, और जब हम बोलेंगे दो में से दोनों ही नहीं तो हम क्या यूज करेंगे, नोर। जैसे हम बोलते हैं शी डजंट ड्रिंक टी, वो चाय नहीं पीती, नोर डज ही ड्रिंक कॉफी, और ना ही वो कॉफी पीती है, तो दोनों काम नहीं वो करती। इसी तरह और के लिए हम क्या बोलेंगे, यू कैन टेक द बस, आप बस ले सकते हैं, बस इस्तेमाल कर सकते हैं, और यू कैन वॉक, और आप क्या कर सकते हो कि आप पैदल जा सकते हो। इसका मतलब हम दोनों में से कोई एक काम जरूर कर सकते हैं। तो ऑप्शन के लिए हमारे पास नॉर भी यूज होता है और ऑप्शन के लिए हमारे पास और भी यूज होता है। इसी तरह कंट्रास्ट के लिए हमारे पास बट भी यूज होता है और कंट्रास्ट के लिए हमारे पास येट भी यूज होता है। डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि जब आप प्लस के बाद माइनस कैरेक्टरिस्टिक या प्लस के बाद माइनस लिखते हैं तो आप क्या यूज करते हैं, बट,
और जब आप माइनस के बाद प्लस लिखते हैं ना तो आप क्या यूज करते हैं, येट यूज करते हैं। जैसे मैं आपको आसानी के साथ समझने के लिए बता देता हूं कि अगर मैं सेंटेंस बोलता हूं कि यार ही इज इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट है डैश लेजी, लेकिन क्या है, लेजी है। अब इंटेलिजेंट कौन सी करेक्टरिस्टिक है, पॉजिटिव है, लेजी क्या है, नेगेटिव है। तो जब मैं इन दो कंट्रास्ट को इकट्ठा करूंगा ना तो मैं इसके लिए बेटे क्या यूज करूंगा, मैं बोलूंगा ही इज इंटेलिजेंट डैश ही इज लेजी। तो चूंकि पहले प्लस और बाद में नेगेटिव है तो मैं क्या यूज करूंगा, मैं बट यूज करूंगा। और अगर यही बात कुछ यूं की गई होती, लाइक अगर मैं बोलता कि ही इज पुअर, वो गरीब है, ठीक है, डैश ही इज काइंड हार्टेड, वो गरीब होने के बावजूद क्या है, बड़ा सखी है, बड़ा काइंड हार्टेड है, खुले दिल का मालिक है। अब यहां पर आप देखेंगे पहले नेगेटिव है और बाद में क्या है, पॉजिटिव है। तो जब पहले नेगेटिव और बाद में पॉजिटिव होता है ना तो फिर हम किस कंजंक्शन को प्रेफर करते हैं, फिर हम येट को प्रेफर करते हैं। आप देख सकते हैं कि कंट्रास्ट के लिए हमारे पास बट भी यूज होता है और कंट्रास्ट के लिए हमारे पास बेटे क्या यूज होता है, येट भी यूज होता है। प्लस के बाद माइनस होगा तो क्या आएगा, बट आएगा, और माइनस के बाद प्लस होगा तो बेटे क्या आएगा, येट आएगा। अदरवाइज कंट्रास्ट के लिए हम दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल हमारे पास कंट्रास्ट के लिए नहीं है। उसके बाद हमारे पास रिजल्ट बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सो। जैसे हम बोलते हैं इट वाज रेनिंग हैवीली सो वी स्टेड इनडोर, बहुत तेज बारिश हो रही थी इसलिए हम अंदर ही रहे, हम बाहर नहीं गए। तो ये जो आपके पास पहली तरह की कंजंक्शंस हैं ये हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के लिए आपने याद रखना है, आप इनको फैन बॉयज के निमोनिक से याद रखते हैं। वर्ड्स आपके सामने हैं, सेंटेंसेस आपके सामने हैं, और हम यूज कब तब करते हैं जब हम दो एक जैसी चीजों को कंबाइन कर रहे हैं। अगर आपके सेंटेंस में दो क्लॉजेस के साथ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मौजूद है तो इसका मतलब आपका सेंटेंस क्या है बेटे, आपके सेंटेंस में दोनों क्लॉजेस क्या है, इंडिपेंडेंट है। और आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले क्या यूज करना है, कॉमा यूज करना है। उसके बाद हमारे पास है सेकंड कंजंक्शन, और सेकंड कंजंक्शन हमारे पास क्या है, सबऑर्डिनेटिंग। जैसे अभी मैंने आपको बताया जब आपने दो मुख्तलिफ चीजों को इकट्ठा करना है तो आप उसके लिए क्या यूज करते हैं, कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और आपने याद रखना है यहां पर आपके पास एक क्लॉज क्या होगी, इंडिपेंडेंट, और जिस क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लिखा गया होगा ना वो आपके पास क्या होगा बेटे, वो आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज होगी। अब जो हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं ये हमारे पास कौन कौन सी हैं, ये हमारे पास कंजंक्शन ऑफ टाइम है, जैसे आपके पास बिफोर है या आपके पास क्या है, आफ्टर है, ठीक है, पहले या बाद में। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं यहां पर भी आपके पास दो क्लॉजेस हैं, जिस क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज हो जाती है इसका मतलब वो क्लॉज हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है, और दूसरी हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले, और आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में। चूंकि ये टाइम बता रहे होते हैं इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, कंजंक्शन ऑफ टाइम। और एक रूल आपने यहां पर पंक्चुएशन का याद रखना है कि आपके पास, आपको कंडीशनल सेंटेंस याद आ गए होंगे, मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंस में बताया था, मैंने आपको बताया था, याद रखिएगा, अगर आप इफ पहले लिखेंगे सेंटेंस में तो आप दोनों क्लॉजेस को कंबाइन करने के लिए क्या यूज करेंगे, कॉमा। और अगर आप इफ दरमियान में लिखेंगे और इफ क्लॉज बाद में लिखेंगे तो फिर आपको कोई भी पंक्चुएशन यूज करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप सबऑर्डिनेट कंजंक्शन पहले लिख रहे हैं ना तो फिर आपको दरमियान में क्या लिखना है, कॉमा। आपको डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से सेपरेट करने के लिए क्या लिखना है, कॉमा। और अगर आप सबऑर्डिनेट कंजंक्शन दरमियान में लिख रहे हैं तो फिर आपको कोई भी पंक्चुएशन यूज करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहां पर आपने बिफोर यूज किया, आफ्टर यूज किया, तो आपने उसके लिए कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं किया। उसके बाद आपके पास है कंजंक्शन ऑफ कॉज और रीजन। जब आप कॉज और रीजन बतानी होती है तो आपके पास सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन सी होती है, एज होता है, और क्या होता है, बिकॉज होता है। इसके साथ आपके पास कंजंक्शन ऑफ पर्पस है, आपके पास सो डैट है या आपके पास लेस्ट है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास कंजंक्शन ऑफ कंडीशन है। कंडीशन आप जानते हैं, कंडीशन के लिए आपके पास कौन सा वर्ड यूज होता है, इफ का वर्ड यूज होता है या अनलेस का वर्ड यूज होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास कंजंक्शन ऑफ कंसेशन है।
ठीक है, आपके पास दो का वर्ड है, यहाँ आपके पास कौन सा वर्ड है, आल्दो का वर्ड है। उसके बाद कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन है, कंपैरिजन के लिए आप यहाँ तो देन यूज करते हैं या आप क्या यूज करते हैं, एज प्लस एज यूज करते हैं। तो ये आपके पास बेटे क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं। जब आपके सेंटेंस में एक क्लॉज डिपेंडेंट होती है, एक इंडिपेंडेंट होती है, तो आप सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज करते हैं। अगर आप सबऑर्डिनेट कंजंक्शन स्टार्ट में यूज करेंगे तो दरमियान में आप कॉमा लिखेंगे, और अगर आप दरमियान में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज करेंगे तो फिर आपको कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज करने की जरूरत नहीं है। और ये हमारे पास सेकंड तरह की कंजंक्शन है, और आप जानते हैं कि कंजंक्शंस themselves हमारे पास सेकंड तरह का ट्रांजिशनल डिवाइस है। और आप देखते जा रहे हैं कि किस तरह कंजंक्टिव एडवर्ब्स और कंजंक्शन के साथ साथ पंक्चुएशन हमें हेल्प कर रहा है, हमें सपोर्ट कर रहा है, हमें बूस्ट कर रहा है हमारी ट्रांजिशन को ठीक करने में। उसके बाद है बेटे हमारे पास तीसरी तरह की कंजंक्शंस, और तीसरी तरह की कंजंक्शंस हमारे पास कौन से हैं, कोरेलेटिव कंजंक्शन। कोरेलेटिव कंजंक्शन के लिए आपने याद रखना है ये वो कंजंक्शंस हैं जो हमेशा किस फॉर्म में यूज होते हैं, पेयर फॉर्म में यूज होते हैं। जैसे आपके पास क्या है, आप नो सूनर देन वर्ब में पढ़कर आए हैं, आप हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, व्हेन मैंने आपको वर्ब में पढ़ाया है। दो आल्दो का पेयर किसके साथ होता है, येट के साथ होता है। नॉट ओनली का पेयर किसके साथ होता है, बट आल्सो के साथ होता है। जैसे आपके पास 2025 के पेपर में क्वेश्चन आपको दिया गया है नॉट ओनली बट आल्सो का। और ये याद रखिएगा नॉट ओनली बट आल्सो के अदर जो आपके पास स्ट्रक्चर होते हैं वो नॉट बट भी होता है, नथिंग बट भी होता है। ये नॉट बट, नथिंग बट और इसके साथ नो बट, ये भी आपने याद रखना है। ये भी आपके पास किसके स्ट्रक्चर हैं, किसके वर्जन है, नॉट ओनली बट आल्सो के हैं। नाइदर के साथ आप जानते हैं नॉर यूज होता है, आइदर के साथ आप जानते हैं और यूज होता है। TOO। अब यहां पर मैं ना 3-4 सेंटेंसेस हैं, उनको मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक ब्लॉक में लिख रहा हूं। ब्लॉक में इसलिए लिख रहा हूं कि जब हम इनके सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे ना, जब आप इनके सेंटेंस को टेंस में टेस्ट में लाएंगे तो फिर आप इसको बड़े अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। सेंटेंसेस आपके सामने होंगे तो आप, बल्कि मैं अभी आपको करवा ही देता हूं, छोड़े आपने सामने तब का सोचना ही क्यों। आपके पास TOO 2+2 है, आप सो प्लस एज प्लस एज पढ़कर आए हैं, बोथ के साथ एंड यूज होता है, रादर के साथ देन होता है, एज वेल एज होता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे एज सून एज होता है, एज इफ आप पढ़कर आए हैं। जब आपको अच्छे से याद होगा, जब हमने वर्ब में क्या पढ़ा था, जब हमने वर्ब में सबजंक्टिव पढ़ा था, पास्ट सबजंक्टिव, वहां पर आप एज इफ पढ़कर आए थे। लेस्ट प्लस शुड, ये सेकंड स्ट्रक्चर है जो मैं आपको बता रहा हूं कि अभी हम पढ़ लेंगे। सो डैट है, नोट के साथ बट है, नथिंग के साथ बट है, नो अदर के साथ देन है। ये देन के साथ ना 3 स्ट्रक्चर आपने याद रखने हैं। नो सूनर के साथ देन होता है, इसके बाद आपके पास रादर के साथ देन होता है, और तीसरा आपने क्या याद रखना है, नो अदर के साथ देन होता है। और तीसरा स्ट्रक्चर आपके पास जो है वो है नॉट टू स्पीक ऑफ इवन। आप जरा देखिएगा, ये TOO जो है ना, ये आपके पास सेंटेंसेस क्या होते हैं कि पानी इतना गर्म है कि पिया नहीं जा सकता। तो आप सेंटेंस क्या बनाते हैं, आप सेंटेंस बनाते हैं द वाटर इज, आप क्या बनाएंगे, द वाटर इज टू हॉट टू ड्रिंक। ठीक है, आप ये स्ट्रक्चर पढ़कर आते हैं, द वाटर इज टू हॉट टू ड्रिंक। आपको बताया जाता है इस सेंटेंस को कि आप कहते हैं मरीज इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। तो आप सेंटेंस कैसे बनाते हैं, द पेशेंट इज टू वीक टू वॉक, मरीज इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। आपने इसका स्ट्रक्चर याद रखना है। टू के बाद बेटे आपने क्या लिखना होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, और उसके बाद आपने टू के बाद क्या लिखनी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी होती है। और उर्दू ट्रांसलेशन में जो बोल रहा हूं ये इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए यूज होता है। मरीज इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, द पेशेंट इज टू वीक टू वॉक, पानी इतना गर्म है कि पिया नहीं जा सकता, द वाटर इज टू हॉट टू ड्रिंक। फिर आपके पास सेकंड स्ट्रक्चर आता है लेस्ट प्लस शुड। लेस्ट प्लस शुड किसके लिए यूज होता है, जब आप सेंटेंसेस इस तरह के बोलते हैं, वर्क हार्ड, मेहनत करो, लेस्ट यू शुड फेल, ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। ठीक है, जब आप उर्दू ट्रांसलेशन पे गौर कीजिएगा, जब आप इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते तो आप लेस्ट प्लस शुड यूज करते हैं। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, मेहनत करो ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, तेज भागो ऐसा ना हो कि तुम हार जाओ। तो आप सेंटेंस क्या बनाएंगे, आप सेंटेंस बनाएंगे रन फास्ट, तेज भागो, लेस्ट यू शुड। जहां पर भी लेस्ट आ गया ना
तो आपने याद रखना है उसके पेयर में क्या आएगा, शुड आएगा, लेस्ट यू शुड लूज, ऐसा ना हो कि तुम हार जाओ। इसके बाद आपके पास है नॉट टू स्पीक ऑफ इवन, कहते यार इस चीज की तो बात ही ना करो, वहां पर तो ये भी नहीं था। जैसे मैं बोलता हूं, मैं कहता हूं नॉट टू स्पीक ऑफ, नॉट टू स्पीक ऑफ, नॉट टू स्पीक ऑफ वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स की तो बात ही ना करो, वहां पर तो इवन फ्रूट्स वर नॉट देयर, इवन वहां पर फ्रूट्स भी नहीं थे। तो जब आप इस तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं ना, वर नॉट देयर, जब आप इस तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं तो आप उसके लिए क्या यूज करते हैं, नॉट टू स्पीक ऑफ और इवन। अब यहां पर आप जितनी भी कंजंक्शंस देख रहे हैं ना, ये सारी की सारी पेयर फॉर्म में है, पहली बात। और दूसरी बात, ये पूरी इंग्लिश में आप कहीं ना कहीं इन पेयर्स को किसी ना किसी सूरत में पढ़कर आते हैं। कोई यहां पर आपके पास नई बातें नहीं होती, सिर्फ क्या होता है कि ये सारे के सारे कोरिलेटिव कंजंक्शन, ये सारे के सारे पेयर जो हैं, ये आपको एक जगह पर यहां पर इकट्ठे मिल जाते हैं। आप इनको कब कहीं ना कहीं कोई चीज कहीं कहां पर पढ़ी, कोई चीज कहां पर, जैसे सो प्लस हैज और एज प्लस हैज आपने एडजेक्टिव में भी पढ़ा, आपने प्रोनाउन में भी पढ़ा। हार्डली, स्कार्सली, बेयरली व्हेन आपने वर्ब में पढ़ा। नो सूनर देन आपने वर्ब में पढ़ा। नॉट ओनली बट आल्सो आपने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में पढ़ा। आइदर नाइदर आपने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में पढ़ा। तो ये वो सारी बातें हैं। हु, डैट और विच आपने आर्टिकल में भी पढ़ा और आपने रिलेटिव प्रोनाउन में भी पढ़ा। तो ये वो सारी चीजें हैं जो आप पहले से पढ़कर आते हैं, जस्ट उनको रिफ्रेश करने की जरूरत होती है या उनको अलाइन करने की जरूरत होती है। तो हमारे पास सेकंड तरह की जो ट्रांजिशनल डिवाइस है वो हमारे पास कंजंक्शन है। उसमें पहली तरह की कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, दूसरे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और तीसरे हमारे पास बेटे क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शन। और लास्ट में हमारे पास जो आता है, लास्ट में हमारे पास क्या आता है, पंक्चुएशन। आप देखें थर्ड जो हमारे पास कंजंक्टिव एडवर्ब है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है बेटे पंक्चुएशन। अब पंक्चुएशन के रूल्स जब आप सेपरेटली पढ़ते हैं ना तो ये चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाती हैं। वैसे आपको 5, 7, 6 बातें मैं आपको पंक्चुएशन के बारे में यहां पर बता देता हूं जो आपको हेल्प करेंगी ट्रांजिशनल के लिए, और वो पंक्चुएशन के रूल जो कंजंक्टिव एडवर्ब और कंजंक्शन से रिलेटेड है। पहली बात तो आपने ये याद रखनी है कि जहां पर भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आप कंबाइन करना चाहेंगे ना, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को, और आप कोई वर्ड नहीं लिखना चाहते तो आप उसको जस्ट सेमी कोलोन से भी कंबाइन कर सकते हैं। आप कोई कंजंक्शन नहीं लिखना चाहते, आप कोई कंजंक्टिव एडवर्ब नहीं लिखना चाहते। जैसे देखें, अगर मैं आपके पास सेंटेंस बनाता हूं, मैं बोलता हूं ही इज प्लेइंग। अब ही इज प्लेइंग हमारे पास क्या, एक इंडिपेंडेंट थॉट है। और सेकेंड सेंटेंस में बताता हूं कि शी इज रीडिंग, और वो पढ़ रही है। अब यहां पर अगर मैं कंजंक्शन यूज करूंगा ना तो मैं सेंटेंस को कैसे लिखूंगा, ही इज प्लेइंग एंड शी इज रीडिंग। अब मैं कोई कंजंक्शन नहीं लिखना चाहता, मैं कोई कंजंक्टिव एडवर्ब नहीं लिखना चाहता, तो मैं क्या करूंगा, मैं सेमी क्लोन से दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को क्या करूंगा, इकट्ठा करूंगा। वैसे मैं दोबारा बोल देता हूं, ये पंक्चुएशन के सेमी क्लोन और क्लोन के और कॉमा के जितने रूल्स हैं ये दोबारा हम पंक्चुएशन में जाके पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहां पर हम पंक्चुएशन को वो हिस्सा सिर्फ पंक्चुएशन का देख रहे हैं जहां पर ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस के तौर पर हमारे साथ काम करता है या ट्रांजिशनल डिवाइसेस को हेल्प करता है। तो यहां पर अगर मैं सेमी क्लोन लिख दूंगा तो मैंने क्या किया, मैंने दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को बेटे कंबाइन कर दिया। किसके साथ, मैंने कंबाइन कर दिया सेमी कोलोन के साथ। फिर दूसरा आपने याद रखना है कि अगर आपके पास दो सेंटेंसेस कंबाइन किए जा रहे हैं, सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2 कंबाइन किया जा रहा है, और किसके साथ कंबाइन किया जा रहा है, कंजंक्टिव एडवर्ब के साथ कंबाइन किया जा रहा है, तो आपने कंजंक्टिव एडवर्ब से पहले सेमीकोलन लिखना और बाद में क्या लिखना है, कॉमा लिखना है। फिर तीसरी बात आपने याद रखनी है कि अगर कंजंक्टिव एडवर्ब आपके सेंटेंस के दरमियान में आने की बजाय पहले आ जाता है तो फिर आपने बेटे क्या लिखना है, इसके बाद कॉमा लिखना है। फिर फोर्थ आप याद रखेंगे कि अगर आप दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कंबाइन कर रहे हैं और आप उनको कंबाइन कर रहे हैं फैन बॉयज में से किसी एक कंजंक्शन के साथ, यानी कि आप उसको कंबाइन कर रहे हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले आपने बेटे क्या लिखना है, कॉमा लिखना है। अभी हम इसके एग्जांपल्स भी देखकर आए हैं। फिर नंबर 5 पर आपने याद रखना है, अगर आप सबऑर्डिनेट कंजंक्शन सेंटेंस के स्टार्ट में लिख रहे हैं
तो आप डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज को सेपरेट करने के लिए क्या लिखेंगे, कॉमा, और नंबर 6 पर आपने याद रखना है अगर आप सबऑर्डिनेट कंजंक्शन सेंटेंस के दरमियान में लिख रहे हैं तो फिर आपको कोई पंक्चुएशन मार्क यूज करने की जरूरत नहीं है। इन रूल्स को विद एग्जांपल्स हम दोबारा पंक्चुएशन में पढ़ने वाले हैं। यहां पर मैं आपकी थोड़ी सी बेस बना रहा हूं कि आपको पंक्चुएशन थोड़ा सा टच मिल जाए और यहां से आपकी अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हो जाए, किसके लिए, पंक्चुएशन के लिए, एक फ्लो बन जाए, एक ट्रांजिशन बन जाए। जैसे अभी हम पढ़ भी ट्रांजिशनल डिवाइसेस रहे हैं, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि हर लेक्चर के लास्ट में मैं आपको कुछ अगले लेक्चर के साथ जोड़ने के लिए, राब्ता पैदा करने के लिए, कनेक्शन बनाने के लिए, लिंक बनाने के लिए, फ्लो बनाने के लिए कोई इस तरह का कुछ बता दूं कि हमारे इस लेक्चर का कनेक्शन बन जाए हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा प्रॉपरली किसके ऊपर होने वाला है, पंक्चुएशन पर, और हम 1 बाय 1 करके इसको पढ़ने वाले हैं। तो यहां तक के लिए आपने याद रखना है ट्रांजिशनल डिवाइसेस वो वर्ड्स हैं, वो कंजंक्टिव एडवर्ब्स हैं, वो कंजंक्शंस हैं या वो पंक्चुएशंस हैं जो दो सेंटेंसेस को कंबाइन करने में, लिंक करने में, कनेक्ट करने में, फ्लो बनाने में, उनकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल डिवाइसेस। पास पेपर के क्वेश्चंस भी मैंने आपको बता दिए और 1 बाय 1 करके हर ट्रांजिशनल डिवाइस को भी मैंने क्या किया, एक्सप्लेन कर दिया। फिर भी बेटे अगर कोई बात समझ में नहीं आती है, कोई बात पल्ले नहीं पड़ती है, आपने पूछ लेना है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, पत्थर बन के बैठे नहीं रहना है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होने वाला है पंक्चुएशंस का। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।